So students, this is Aditya Mishra. In previous lecture we were discussing about मॉडर्न इक्विटी अप्रोच। तो मॉडर्न इक्विटी अप्रोच में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम क्यों नहीं बोल रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो एसेट और लायबिलिटी को एक साथ रखते हैं बैलेंस शीट में, एक्सपेंस और इनकम को एक साथ रखते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो इसलिए मैंने एसेट और लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम ऐसे बोला है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जब इसको डिटेलली हम लोग समझेंगे, बाय डिटेल हम लोग अगर इसको समझेंगे तो एसेट को अलग, एसेट को पहले समझाऊंगा, फिर लायबिलिटी को, फिर एक्सपेंस को, फिर इनकम को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सुनिए, सबसे पहले है एसेट। एसेट क्या चीज है? देखिए, रिसोर्स कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी, मैंने आपको बताया था, मतलब ऐसा रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। ऐसी कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति है, उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। मतलब अगर कंट्रोल करती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है, उसकी संपत्ति होगी तभी तो कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइक है, आपकी एक बाइक है, उसको आप चलाते हैं, सारी चीजें देखभाल उसकी करते हैं, बाइक की, अपने बाइक की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? आप अपने बाइक को क्यों कंट्रोल में रखते हैं, सारी चीजें क्यों कंट्रोल करते हैं अपने बाइक की? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है क्या? एसेट, ठीक है, इसलिए वो कंट्रोल करता है। अच्छा, ये रिसोर्स क्या है? मतलब रिसोर्स ऐसी कोई भी चीज जिसका यूज हम करते हैं उसको रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए यूजफुल है वो रिसोर्स है बेसिकली। बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग यूज करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे पेन मेरे लिए रिसोर्स है, समझ गए? ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्या है? हुज इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन फ्यूचर, मतलब जिसकी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक मतलब हो जाता है आर्थिक, बेनिफिट मतलब हो जाता है फायदा, ठीक है। तो जिसका इकोनॉमिक मतलब आर्थिक फायदा हम लोग फ्यूचर में उठाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेन है, फ्यूचर में उठाने का इसका फायदा, फ्यूचर में उठाने से क्या मतलब है? मान के चलिए कि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंटिंग पीरियड जो होती है 1 साल की होती है, ठीक है। तो ये पेन है, मैंने खरीदा, कब खरीदा? ये खरीदा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ये पेन खरीदा मैंने, ठीक है। फिर जब हम अकाउंट बना रहे थे, हम 31 मार्च को अकाउंट बना रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, इसमें बैलेंस शीट भी बनती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, तो देखिए कि हम इसका यूज कर चुके हैं क्या? ये यूज हमारे लिए पेन का यूज हो चुका है, ये पेन खत्म हो गई है। तो मैंने देखा है पेन खत्म नहीं हुई, एज इट इज पड़ी हुई है, तो ये पेन हमारे लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट हम लोग, इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर कोई भी बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में उठाएंगे, ठीक है। बेनिफिट डिराइव करेंगे, बेनिफिट रिसीव करेंगे। डिराइव मतलब रिसीव करना, बेनिफिट रिसीव करेंगे कब? फ्यूचर में करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए एसेट हो गई, ठीक है। तो समझ में आया? रिसोर्स कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी कोई भी रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। जैसे आपका बिजनेस है, वो किसी भी चीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी है, वो पूरा बिजनेस, मान लीजिए कि वो मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो मशीनरी बिजनेस का एसेट है, ठीक है। अगली चीज, हुज इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी डिराइव इन फ्यूचर, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में डिराइव करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एसेट बोलेंगे, ठीक है। तो एसेट समझ में आ गया कि क्या होता है एसेट? रिसोर्स कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी एंटिटी ना, हाँ। हुज इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी डिराइव इन फ्यूचर, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो एसेट है, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 टर्म में। एसेट को हम लोग 2 टर्म में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहला है लॉन्ग टर्म एसेट, दूसरा है शॉर्ट टर्म एसेट। ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे लॉन्ग टर्म एसेट वो होता है कि जैसे जो आपका बैलेंस शीट डेट है, जिस डेट पर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 31 मार्च को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आपका सपोज कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे पेन ही ले लेते हैं, पेन ही ले लेते हैं, पेन हाथ में, तो पेन का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो ये पेन ले लेते हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये जो पेन है आने वाले 12 महीनों में, मतलब आज कब है, आज क्या डेट है? मैंने एग्जाम्पल में आज क्या डेट लिया था? 31 मार्च।
तो आज मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 12 महीनों में 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक क्या ये पेन यूज़ हो जा रही है? यूज़ हो जा रही है। अगर ये यूज़ नहीं हो रही है, आने वाले 1 सालों में, आने वाले 12 महीनों में अगर ये पेन यूज़ नहीं हो रही है तो ये हमारा हो जाएगा क्या? लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब इसका जो यूज़ है, इसका जो बेनिफिट हम डिराइव करेंगे, इससे जो हम बेनिफिट रिसीव करेंगे वो आने वाले में 12 महीनों से ज़्यादा तक इसका बेनिफिट रिसीव करेंगे। मतलब जो इसका बेनिफिट है, इस पेन का बेनिफिट है, इसको जब हम रिसीव करेंगे, इस पेन के बेनिफिट को रिसीव करेंगे, वो कितने दिनों तक रिसीव करेंगे? आने वाले 12 महीनों से ज़्यादा तक इसका बेनिफिट रिसीव करेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, मैंने बताया था कि एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट हम रिसीव करते हैं। एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद में भी रिसीव करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पेन है ये आने वाले 12 महीनों से ज़्यादा तक अगर यूज़ हो रहा है तो ये हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट क्या है? इसका एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। बेनिफिट एग्जॉस्टेड, बेनिफिट खत्म हो चुका है अंडर 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर ऑफ बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जाम्पल आज 31 मार्च है, आज मैं अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि पेन की रिफिल बहुत थोड़ी बची हुई है, इतनी सी बची हुई है। ठीक है, बहुत थोड़ी इसकी रिफिल बची हुई है। तो मैंने देखा कि इसकी रिफिल जो है अगर आधी बची हुई है तो आने वाले 12 महीनों के अंदर ये पेन पूरा खत्म हो जाएगा, इससे पूरा बेनिफिट हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो ये जो तब ये पेन जो होगा ये शॉर्ट टर्म एसेट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म एसेट में इसी पेन का एग्जांपल दिया था, तब मैंने बताया था ये पेन 12 महीनों से ज़्यादा तक चलेगी। मतलब अगर आज 31 मार्च 2023 है तो आने वाले 31 मार्च 2024 से ज़्यादा तक ये पेन चलेगी, तब ये क्या होगी? लॉन्ग टर्म एसेट होगी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म एसेट में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने खरीदा, कब खरीदा? 1 अप्रैल हटा देते हैं, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोच ले, हाँ ठीक है, 1 जनवरी को लेते हैं। मैंने पेन खरीदा कब? 1 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने कि मैंने जब अकाउंट बना रहा था, जब बैलेंस शीट डेट पे जब मैं अकाउंट बना रहा था, अपना अकाउंट प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने देखा ये पेन 3 महीने यूज़ हुई है। ठीक है, ये पेन 3 महीने यूज़ हुई है। मतलब आने वाले 10 महीने या फिर 12 महीने के अंदर ये पूरी पेन खत्म हो जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है, आने वाले 10-12 महीने के अंदर ये पूरी पेन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 3 महीने यूज़ हो चुकी है। तो आने वाले 10-12 महीने के अंदर पूरी पेन खत्म हो जाएगी, तब इसको हम कंसिडर करेंगे शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है, तब हम इसको मान लेंगे कि ये शॉर्ट टर्म एसेट है। तो ये समझ में आ गया लॉन्ग टर्म एसेट क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट डिराइव हो जाता है कितने दिनों में? 12 महीनों से ज़्यादा समय लगता है उसका बेनिफिट डिराइव होने में। बैलेंस शीट डेट से, जिस डेट को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट के आगे, उस डेट के आने वाले 12 महीनों से ज़्यादा तक अगर ये पेन चलता है तो ये लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट क्या है? अगर ये बैलेंस शीट डेट को हम एक बार देख के ऑब्लाइज करते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट डेट के 1 महीने या फिर 12 महीने के अंदर, कोई भी महीना हो सकता है, 12 महीने के अंदर किसी भी डेट में ये पेन अगर खत्म हो जा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म एसेट है। बैलेंस शीट डेट के आने वाले 12 महीने के अंदर अगर खत्म हो रहा है तो शॉर्ट टर्म, और बैलेंस शीट डेट के आने वाले 12 महीने के बाद अगर खत्म हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म। इतना क्लियर है लॉन्ग टर्म एसेट शॉर्ट टर्म एसेट क्या है? हाँ क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए, लॉन्ग टर्म एसेट को हम लोग नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट को नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट क्या है? ऐसे एसेट जिससे करंट नहीं लगता है, जोक सपाट, ऐसा नहीं है। करंट वो होता है, करंट एसेट वो होता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने बताया ना फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है ना, तो मतलब अगर ये पीरियड चल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड चल रही है, ये साल चल रहा है, ठीक है, तो इस साल को हम लोग करंट पीरियड बोलेंगे। मतलब ये साल जो चल रहा है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट वो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं वो नॉन करंट एसेट होते हैं। मतलब वो करंट नहीं है, वो आगे भी चलेंगे, आगे काफ़ी दिनों तक चलेंगे, वही होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट, और उसको नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट को करंट एसेट बोलते हैं। तो आप अगर सोचेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, कि अभी तो बताए थे कि आने वाले मतलब फाइनेंशियल ईयर के आने वाले 12 महीनों के अंदर खत्म हो जाता है तो शॉर्ट टर्म एसेट है, तो करंट एसेट कैसे हुआ? इस महीने का थोड़ी ना हुआ। लेकिन जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 मार्च को बना रहे हैं ना,
31 मार्च को बना रहे हैं ना, तो 31 को मार्च को अगर बना रहे हैं तो आने वाला जो 12 महीना है, आने वाला जो 12 मंथ है वो हमारा करंट पीरियड हो जाएगा ना, इसलिए इसको करंट एसेट बोलते हैं। समझ गए? मतलब एसेट होता ही वही है जिसका बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में डिराइव करेंगे। इस साल में, इस अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट नहीं डिराइव कर पाएंगे तो एसेट होता है, तो एसेट हो गया। ठीक है, अब एक करंट क्या है, मतलब 12 महीने के अंदर खत्म हो जा रहा है, एक साल के अंदर खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसको करंट बोलेंगे। मतलब जो चल रहा है, जो पीरियड चल रही है, जो ईयर चल रहा है, उसी में अगर ये एग्जॉस्ट हो जा रहा है, अगर उसी में ये एग्जॉस्ट हो रहा है, मैं अकाउंटिंग पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंटिंग पीरियड को बनाते समय, जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय हम ये देखेंगे कि जो ये एसेट है, जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा एसेट है। तो अगर ये हमारा एसेट आने वाले जो 12 महीनों के अंदर खत्म हो जा रहा है, उसी को शॉर्ट टर्म एसेट बोलते हैं। समझ में आ गया? लेकिन ये करंट एसेट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 महीने के अंदर खत्म हो जा रहा है। एसेट तो होता ही है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट डिराइव करेंगे, वो तो एसेट होता ही है, लेकिन करंट इसलिए यूज किया है क्योंकि 12 महीने में खत्म हो जा रहा है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। नॉन करंट एसेट जस्ट इसका अपोजिट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट को नॉन करंट एसेट क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म एसेट को करंट एसेट क्यों बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अभी नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लोन एंड एडवांसेस, ये सारी चीज़ें क्या है मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए नॉन करंट एसेट, मैंने आपको बता दिया नॉन करंट एसेट क्या है। नॉन करंट एसेट में आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी दो पॉइंट है। फिक्स्ड एसेट में एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो छुई जा सकती हैं और देखी जा सकती हैं, फील की जा सकती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजिबल। जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। तो फिक्स्ड एसेट में एक आता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी, हमारी कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस की, प्रॉपर्टी। प्लांट, बिजनेस करने के लिए कोई प्लांट हमने लगाया है, जैसे पानी का प्लांट लगता है ना, ऐसे ही प्लांट समझ लेते हैं, कोई प्लांट लगाया है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, उसका यूज उठाने के लिए, प्लांट का यूज करने के लिए, किसी भी बेनिफिट को डिराइव करने के लिए अगर हमने प्लांट लगाया है, किसी बेनिफिट को रिसीव करने के लिए, तो कोई भी अगर मैंने ऐसी मशीनरी लगाई है जिससे हम बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं, उसको प्लांट कह लेंगे। प्लांट किसको बोलेंगे? मतलब आप लोग वाटर प्लांट लगाते हैं, आपके घर के आसपास वाटर का प्लांट लगा होगा, आप जाके औरों से वहाँ से पानी लेके आते होंगे। कहने का मतलब है कि वाटर का जो प्लांट लगता है वहाँ से पानी आता है, ठीक है, समझे? मतलब पानी अगर प्योर वाटर अपने को चाहिए तो उसके लिए औरो प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्लांट होता है जिससे औरों का पानी आता है, पानी का बेनिफिट हमको मिल रहा है, तो प्लांट लगाने के बाद ही मिल रहा है ना। तो ऐसे ही एग्जांपल, मैंने वाटर का एक एग्जांपल दे दिया, तो ऐसे ही कोई प्लांट जो उसमें लगती है, बिजनेस में लगती है, सॉरी बाय मिस्टेक, बिजनेस में अगर ऐसी कोई प्लांट लगती है उसको प्लांट बोलेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि इक्विपमेंट जो कंपनी में यूज़ की जाती हैं चीज़ें, उसको इक्विपमेंट मान लेंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी में यूज़ होती हैं, ठीक है, उसको इक्विपमेंट मान लेंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट आगे आपको फ्यूचर में, और इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब इससे हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। गुड। देखिए, फिक्स्ड एसेट में आता है एक टेंजिबल एसेट जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट आएंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में एक इंटेंजिबल एसेट भी आता है जिसको हम छू सकते नहीं हैं, जिसको हम नहीं छू सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, और उसको फील भी नहीं कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट को ना फील कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल एसेट। इसका एग्जांपल दिया है मैंने, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। आप देखे होंगे कई सारी गाड़ियां चलती हैं आपके आसपास, बहुत सारी कार चलती है, फिर बाइक चलती है, जो भी है। तो जैसे अब कार चल रही है तो उसमें एक लोगो लगा होता है, जैसे ह्युंडई है तो वो कैसा लोगो बनता है, ऐसे ह्युंडई का लोगो बनता है। थोड़ा सा गलत बन गया लेकिन ऐसा ही कुछ बनता है, ठीक है। तो ह्युंडई का ऐसा लोगो बनता है। तो ये जो लोगो होता है ना ह्युंडई का, वही होता है ट्रेडमार्क, ठीक है। ह्युंडई का जो लोगो होता है यही वही होता है क्या, ट्रेडमार्क, ठीक है। ठीक है, ये पेटेंट क्या है, सपोज आपने कोई आइडिया ऐसा सोचा, कोई भी ऐसा आइडिया है जो आपने सोचा, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि ये पेन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ आदित्य,
ठीक है, जो भी है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर आपने सोचा, आपने ऐसा दिमाग लगाया और आपने बोला कि इधर हम लिख रहे हैं, हम इधर से भी लिखेंगे, तो अब मैं इधर से भी लिखूंगा, ठीक है, आदित्य, ठीक है। तो दोनों साइड से लिख लिया आपने, ऐसा सोचा कि दोनों साइड से लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो पीछे वाली साइड है इसको आपने इसमें क्या लगाया, ऐसी मैकेनिज्म लगा दी कि ये पेन दोनों साइड से लिखेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरली। ऐसा अगर कैसे दोनों साइड से कैसे लिखेगी, जब ऐसे लिखेंगे तो इंक पूरा इधर आ जाएगा, तो इधर से चलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोनों साइड से अगर पेन लिखेगी तो आइडिया किसका है, आपका है। तो जो आइडिया आपने निकाला है ना, उसको जाके आप पेटेंट रजिस्टर करा लेंगे, इसी को हम कहते हैं पेटेंट। आ गया समझ में? चलिए, कॉपीराइट। कॉपीराइट फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पूरा पढ़ाया है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस चीज़ को उठा के कोई और यूज़ ना कर ले, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं। इसको कॉपीराइट कहा जाता है। आया क्लियर है? कि गुडविल क्या है, गुडविल भी बताता हूँ मैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं बिजनेस है, सपोज आपका किसी भी शहर में सिविल लाइन में आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, 2-3 साल से 4 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ कि आपको वो शहर छोड़ के जाने की ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपको शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो वो जो बिजनेस जो आपका रहेगा, उसको आप जाहिर सी बात है किसी को बेचेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत लोग एक्साइटेड होंगे कि बिजनेस मैं ले लूँ आपका बिजनेस, वो खरीदने की सोचेंगे, तो आप बिजनेस बेचेंगे। सपोज आपका बिजनेस की वैल्यू है, मान लेते हैं 1 करोड़ की है, ठीक है। तो आपने 1 करोड़ में पूरी बिजनेस की वैल्यू, जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें एसेट लगा लिया, अपना एसेट ऐड कर लिया, जो भी एसेट है, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है, प्लांट है, जो भी है सब उसमें इंक्लूड कर लिया। जो भी आपकी चीज़ें हैं वहाँ पर बिजनेस में है, या फिर घर का अगर आपने लेके रखा है लैंड, या फिर बिल्डिंग आपकी जो है वो भी आपने अगर लेके रखा है तो उसका ये प्राइस लेंगे आप, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने वहाँ पर गुडविल बनाया है, आपके नाम पर वो बिजनेस चल रहा है। कहने का मतलब है कि आपके नाम पर वहां पर बिजनेस चल रहा है, सब लोग जानते हैं कि आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप किसी और को बेचते हैं तो वहां पर आपका नाम भी आप बेच रहे हैं ना। कहने का मतलब है आपका नाम भी, आपका गुडविल भी बेच रहे हैं ना। तो जो आपके नाम से लोग अट्रैक्ट होके आएंगे, वो चीज भी तो सामने वाले को प्रॉफिट हो रही है। तो वो जो चीज उसके पास जा रही है उसी को हम बोलते हैं गुडविल। जो उसको फायदा होगा आपके नाम के वजह से, जो उसको फायदा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो ये जो गुडविल होता है, इससे क्या है, जैसे सपोज करिए कि कोई बिजनेस आपने स्टार्टिंग में नया स्टार्ट किया, तो वो उतना अच्छा रन नहीं करेगी। जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस, जैसे आपका स्टेब्लिश्ड बिजनेस दूसरे बंदे ने ले लिया, तो आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो जब बंदा आएगा तो आपके जो कस्टमर है वो आएंगे ना वहां पे। आपके कस्टमर अगर वहां पर आएंगे तो बिजनेस किसकी होगी, जिस बंदे को आपने बेचा उसकी बिजनेस होगी। तो उस चीज को, इस प्रोसेस को, ये चीजें क्यों हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल भी हमारा एसेट होता है, इसकी भी वैल्यू होती है, गुडविल की भी वैल्यू होती है। तो ये समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। इंटेंजिबल एसेट गुडविल हो गया। कॉपीराइट, आपका कॉपीराइट है। मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आदित्य लिख दिया, तो ये मेरा कॉपीराइट, मतलब मैं आदित्य लिख के उसको कॉपीराइट से, मतलब सामने वाला कोई और कॉपी ना करे तो उसे प्रिवेंट कर रहा हूँ। तो उसका भी ये आपका एसेट, ये भी कॉपीराइट भी एसेट में ही आएगा। पेटेंट है, आपका आइडिया था, आपने पेटेंट करा लिया। ट्रेडमार्क है, Hyundai का ये ट्रेडमार्क हो गया। Hyundai का ट्रेडमार्क ही था ना, मैंने बताया था ना, Hyundai कार है, उस पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन हम एज एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा जो ट्रेडमार्क होता है, जो लोगो होता है Hyundai का, उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। तो इतना क्लियर है। टेंजिबल एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट क्या है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट में एक और चीज आती है, फिक्स्ड एसेट, क्लियर है। अगला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करंट एसेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आती है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने कोई ज़मीन ली, खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाने स्टार्ट कर दिया। तो बिल्डिंग बन रही है, कितने दिनों में बनेगी ये क्लियर नहीं है, मतलब बन रही है, उस पर काम चालू है, तो वो आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। अगला प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसे कोई प्लांट है, वाटर प्लांट बना लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर प्लांट का। तो क्या होता है कि जैसे
मान लीजिए कंपनी बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे वर्कर काम करेंगे, वो पानी कहाँ से पिएंगे? पानी पिएंगे ना, पानी कहाँ से पिएंगे? तो इसके लिए हमने वाटर प्लांट इंस्टॉल कराया। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमने ऑर्डर दे दिया, कल आए इंस्टॉल करने वाले जो भी थे, वो आए मैकेनिक, वो इंस्टॉल करने लगे। तो जब वो इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम पे अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, वो हमारा नॉन करेंट एसेट में आएगा, क्योंकि ये ऐसी कैपिटल है जो प्रोग्रेस में है, इसका काम चालू है। तो प्लांट या फिर इक्विपमेंट जो इंस्टॉल हो रहा है, कोई इक्विपमेंट है जिसपे हम लोग, जैसे सपोज इक्विपमेंट ऐसा ले लेते हैं कि जिसकी मदद से हम बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़, जैसे प्रिंटर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रिंटर ऐसा आता है कि नहीं आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एज अ प्रिंटर ले लेते हैं तो अपना इक्विपमेंट है, तो इंस्टॉल कराने के लिए समय लगेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रिंटर इंस्टॉल करने में समय नहीं लगता, लेकिन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि प्रिंटर इंस्टॉल कराने में समय लगेगा, ठीक है। तो प्रिंटर का इंस्टॉलेशन या फिर प्लांट का इंस्टॉलेशन, ये दोनों चीज होगी। अगर वो इंस्टॉलेशन में है, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो होता है, मान के चलिए कि कोई बिजनेस है, बहुत अच्छी रन कर रही है, जैसे मान लीजिए कि टाटा इंडस्ट्री ले लेते हैं, टाटा की इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी रन कर रही है, ठीक है। तो आप गए वहाँ पर उस कंपनी का शेयर ले लिए, तो बेसिकली आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। तो शेयर हो गया ना आपके पास, आपकी एसेट हो गई वो शेयर। अगर आपने शेयर खरीदा तो शेयर आपकी एसेट हो गई, ठीक है। तो वो जो शेयर होगी ना, वो आप 12 महीनों के, आने वाले 12 महीनों के बाद में बेचेंगे, तो वो होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। विल सेल आफ्टर 12 मंथ्स, क्या लिखा है मैंने? विल सेल आफ्टर 12 मंथ, मतलब 12 साल के बाद उसको बेचेंगे। बेचेंगे मतलब जैसे शेयर लिया है तो शेयर को बाद में वो बेच देंगे, जब शेयर का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा तो उसको बेच देंगे, ठीक है। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो वो शेयर जो होगा 12 महीनों के बाद बेच देंगे, तो उसको लेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। आगे लोन एंड एडवांसेस, मैं तो बता रहा था कि लोन क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अब लोन एसेट में कैसे आ गया? लायबिलिटी जब होता है जब बिजनेस किसी से लोन देता है, लेकिन अगर बिजनेस किसी को लोन दे रहा है, जब बिजनेस किसी से लोन लेता है तो लायबिलिटी हो जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस किसी को लोन दे रहा है तो वो आएगा एसेट में। बिजनेस किसी को लोन दिया तो वो आ जाएगा एसेट में। एडवांसेस, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सैलरी एडवांस में दे दिया, 10,000 देना था 11,000 दे दिया, तो 1,000 की सैलरी उसने एडवांस में दी है, तो वो जो एडवांस आपने दिया है ना, वो भी एसेट में ही आएगा। और ये लोन जो है ये अगर आपने किसी को दिया है, किसी को भी दिया है, आपका फ्रेंड आया बोला कि भाई मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो एज अ लोन, तो आपने लोन दे दिया। तो जो लोन आपने दिया या फिर एडवांस आपने दिया वो आ जाएगा आपके एसेट में। लेकिन वो जो लोन या एसेट है वो कितने दिनों के लिए है? वो लोन एसेट आपने जो, सॉरी लोन और एडवांसेस, माय मिस्टेक, सॉरी, लोन और एडवांसेस जो हैं आपकी, जो आपके लोन और एडवांसेस जो आपने दिए हैं वो कितने दिनों के लिए दिए हैं? 12 महीनों से 12 मंथ से ज़्यादा के लिए दिए हैं, तो वो आएगा आपका किसमें? नॉन करंट एसेट में। इतना क्लियर है? नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूरा क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट, मैंने बताया था कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो एक बार और उस पर चलते हैं, उस पॉइंट पर एक बार और चलते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए, लॉन्ग टर्म एसेट नॉन करंट एसेट था, तो लॉन्ग टर्म एसेट में नॉन करंट एसेट क्या क्या होता है पूरा एक्सप्लेन है, एक सॉरी पूरा क्लियर है। शॉर्ट टर्म एसेट में करंट एसेट आता है, तो वही करंट एसेट हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यह है करंट एसेट। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है मैंने आपको बताया था ना। इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो शेयर के फॉर्म में अगर उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो होगा करंट एसेट, सॉरी इन्वेस्टमेंट होगा। और करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीनों से कम के लिए है, मतलब आने वाले
आज अगर अकाउंटिंग पीरियड आज अगर एंड हो रहा है, आज 31 मार्च है, आज अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज बना रहे हैं, तो हमने ये देखा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो आने वाले 12 महीनों में क्या उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, क्या उस इन्वेस्टमेंट को हम किसी और को बेच देंगे, क्या उससे जो प्रॉफिट होगी, क्या उससे जो इनकम होगी वो वापस हम लोग डिराइव कर लेंगे, इनकम ले लेंगे क्या। तो उस चीज़ को हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 12 महीनों के अंदर अगर कर लिया तो ठीक है। डेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल डेटर ये होता है कि आपने कुछ बेचा किसी को भी, जैसे आपका दोस्त आया, उससे बोला कि भाई तेरे फैक्ट्री में से मैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 पेन लेके जा रहा हूँ, आपका पेन का फैक्ट्री है, आपका फ्रेंड आया बोला कि तेरे फैक्ट्री में से 10,000 का पेन लेके जा रहा हूँ, अब 10,000 यूनिट पेन लेके जा रहा हूँ, इसका जो पैसा है मैं बाद में दूंगा। मतलब वो जो आपने सेल किया 10,000 यूनिट पेन जो आपने सेल किया वो आपने कैसे किया? क्रेडिट पे सेल किया। आपके फ्रेंड ने क्रेडिट बनाया था इसलिए आपने उसको दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पैसा दे ही देगा। तो क्रेडिट पे आपने सेल किया, क्या? पेन सेल किया, वो पैसे बाद में आएंगे। मतलब जो आपका फ्रेंड हो गया वो आपका डेटर हो गया, क्योंकि वो आपको पैसे देगा। तो जो हमें पैसे देगा वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। डेबिट जो मैंने बताया था उसी से आया है डेटर, ठीक है। तो जो हमें बाद में पैसे देगा, अगर हमने क्रेडिट पे कुछ भी बेचा है, क्रेडिट पे कुछ भी अगर बेचा है, सामने वाले से पैसे मेरे पास आने वाले हैं, हमारे पास अगर पैसे आने वाले हैं सामने वाले के पास से, तो जो सामने वाला होगा वो होगा हमारा डेटर। मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है सेल ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट पे सेल किया है तो वो पैसे बाद में देगा तो हमारा डेटर हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंटर के बाद है इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो जो इन्वेंट्रीज है इसमें क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स होते हैं। अनसोल्ड गुड्स होते हैं जैसे मान लीजिए कि आपका पेन का बिजनेस है, ठीक है। आपके पेन के बिजनेस में आपका स्टॉक, आपने ईयर एंड पे अपना स्टॉक देखा तो स्टॉक में से कुछ पेन चले गए थे, बिक गए थे, कुछ पेन रह गए थे। तो जो पेन रह गए थे, जिस चीज़ का बिजनेस आपका चल रहा था, जैसे गुड्स का बिजनेस चल रहा है, पेन का बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस हम किसी गुड्स की ही करते हैं ना, किसी चीज़ों के ही करते हैं। तो जो गुड्स है वो पेन है, ठीक है। तो कुछ पेन जो रह गए थे वही हमारी इन्वेंट्रीज होंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। कैश बैलेंस, जो हमारे पास बैलेंस बचा है इन द फॉर्म ऑफ कैश इज नोन एज कैश बैलेंस। वो आने वाले 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा ना, कैश किसी यूज में आ जाएगा, कैश जो कैश बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इन्वेंट्रीज बता रहा था, इन्वेंट्रीज में जो अनसोल्ड गुड्स है, जो गुड्स बिके नहीं है, वो आने वाले 12 महीनों के अंदर बिक जाएंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में कुछ बैलेंस बचा हुआ है, सच एज 10,000 रुपीज़ बचे हैं हमारे बैंक में, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ आने वाले साल में, जो साल आगे आएगा, आज 31 मार्च से, तो आगे वाला जो अपकमिंग ईयर है उसमें 10,000 रुपीज़ खत्म हो जाएंगे किस यूज़ में? बिजनेस के यूज़ में। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस करंट एसेट है, कैसे है समझ में आ गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था सैलरी वाला, कि आपने 11,000 गलती से सैलरी दे दिया, जैसे आपका बिजनेस है और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, तो आपको मुझे देना था 10,000, आपने गलती से 11,000 दे दिया। आपने ईयर एंड पे कैलकुलेट किया कि मैंने तो इसको 11,000 दे दिया है, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा दिया है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। एक्सपेंस है लेकिन वो पहले ही पे कर दिया आपने, ठीक है। तो आने वाले साल में आपको 10,000 नहीं देने पड़ेंगे, 9,000 ही देने पड़ेंगे। मतलब आने वाले साल में जो आपका एसेट है, वो प्रीपेड एक्सपेंस जो आपका एसेट है, जो 1,000 रह गया था, वो आने वाले साल में खत्म हो जाएगा। मतलब आने वाले साल में उसका पास कंसिडर हो जाएगा ना कि हाँ उसको दे दिया गया है। जैसे आपका बिजनेस है, आपको मुझे आने वाले साल में 10,000 फिर से देने हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आने वाले महीने में नहीं कह रहा हूँ मैं, साल कह रहा हूँ कि पूरे साल में आपने 10,000 रुपये की जगह पे 11,000 दे दिया। 10,000 रुपये देने थे पूरे साल में, आपने गलती से 11,000 दे दिया। तो ईयर एंड में आपने कैलकुलेट किया है कि मैंने तो इसको 11,000 दे दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब आप देखेंगे कि अब आने वाले साल में जो इसको 10,000 देना है, तो अब इसको तो 10,000 देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले महीने में अगर हमने 11,000 दे दिया है तो आने वाले साल में इसको 9,000 देना पड़ेगा। तो आने वाले साल में अगर हम उसको 10,000 ना दे के 9,000 दे रहे हैं, तो जो 1,000 बचा हुआ था, 1,000 एज प्रीपेड एक्सपेंस था, वो भी तो डिराइव, वो भी तो खत्म हो गया ना, वो भी तो कंसीडर कर लिया गया, उसको दे दिया गया। तो हमारा एग्जॉस्ट हो जा रहा है, ये एसेट एग्जॉस्ट हो जा रहा है आने वाले साल में, इसलिए आने वाले 12 महीनों के अंदर वो खत्म हो जा रहा है, इसलिए इसको प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट में लिए हैं, ठीक है। एक्यूर्ड इनकम, ये एक्यूर्ड इनकम क्या है? मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है,
ये पेन है, जैसे आपका फ्रेंड लेके गया था कि भाई मेरे को दे दे ये अपना जैसे 10,000 यूनिट पेन दे दे, मैं आपको पैसे देता हूँ। मतलब आपके फ्रेंड ने ऐसा बोला कि भाई मेरे को तू 10,000 रुपये दे दे, 10,000 यूनिट पेन दे दे, और आने वाले साल में मैं तेरे को जो भी उसका होता है पैसा वो मैं दे दूंगा। मतलब आने वाले साल में हमारे पास पैसे आने वाले हैं, वो हमारा जो पैसा आएगा, जो हमारा फ्रेंड लाके पैसा देगा, वो कंसिडर किया जाएगा एक्योर्ड इनकम में। क्यों कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि हमारे फ्रेंड ने बोला था कि आने वाले साल में मैं तेरे को दूंगा। मतलब जो आज अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, ठीक है, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आज एंड हो रहा है क्योंकि आज 31 मार्च है एज एग्जाम्पल, ठीक है, आज 31 मार्च है। तो इस साल ये पूरा पिछले साल का पूरा हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आज अकाउंटिंग पीरियड ये खत्म हो रहा है, तो आने वाले साल में वो हमारे पास पैसे आने वाले हैं, ठीक है। अगर आने वाले साल में है जिसका बेनिफिट हमने पेन बेच दिया है, हमने पेन उसको दे दिया है, बेनिफिट दे दिया है, बस उसे पैसा आने वाला बाकी है, बस उससे पैसा लेना है। तो जो पैसे लेने वाले हैं, जो पैसे आने वाले हैं, जो इनकम आने वाले हैं, उसी को हम बोलेंगे एक्योर्ड इनकम। देखिए मैंने लिखा है रिसीवेबल इन फ्यूचर बेनिफिट इज गिवन, मतलब जो वो इनकम है वो फ्यूचर में आएगा और उसका बेनिफिट हमने दे दिया है। तो करंट एसेट भी क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज। एसेट पूरा क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटी क्या है? एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज की? टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब आज बैलेंस शीट डेट है, आज है 31 मार्च। अगर आज 31 मार्च है, आज मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो मैंने देखा कि राम का एग्जांपल ले लेता हूँ, राम का मेरे ऊपर लोन बाकी है, कितने का? 10,000 रुपये का। राम को मेरे से 10,000 रुपये लेने हैं क्योंकि राम हमारा क्रेडिटर है। राम हमारा क्रेडिटर है, मैं राम को पैसे दूंगा, राम पैसे लेने वाला है तो हमारा क्रेडिटर होगा। तो राम जो होगा वो हमारा क्या होगा? हमारे लिए क्या होगा? राम होगा जो हमारे लिए वो होगा लायबिलिटी। मतलब राम हमारे लिए, राम को पैसा देना बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राम को पैसा देना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा लायबिलिटी होगा, ठीक है। क्योंकि राम ने हमको क्या दिया था? लोन दिया था, कितने का? 10,000 रुपये का। तो आज मैंने बैलेंस शीट बनाते बनाते देखा कि राम का लोन है, कितने का है? 10,000 रुपये का है। तो बैलेंस शीट में हमने लिख दिया एज अ लोन, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख दिया लोन 10,000 ऑफ राम, ठीक है। लोन ऑफ राम, किसका? राम का लोन है हमारे ऊपर, कितने का? 10,000 रुपये का, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया कि राम ने लोन दिया है तो उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन बैलेंस शीट डेट, तो यही कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख रहे हैं बैलेंस शीट डेट को, कि आज बैलेंस शीट आज 31 मार्च है, तो आज हम देख रहे हैं कि किसको किसको पैसे देने हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, जिसको या तो बेनिफिट देना है, या तो किसी को बेनिफिट देना है, या तो किसी को पैसे देने हैं। तो वो हमारी चीजें क्या आएंगी? लायबिलिटी में आएंगी, ठीक है। एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार और इसको देख लेते हैं। एन ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे करने के लिए सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट, कब? बैलेंस शीट डेट पे। मतलब बैलेंस शीट डेट पे कुछ अमाउंट जो होता है किसी और को अगर पे करना है बिजनेस के द्वारा, तो वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी क्लियर है, ठीक है। लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? क्रेडिटर, मैंने राम का एग्जांपल अभी दिया था आपको, राम का एग्जांपल दिया था, तो राम हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि राम हमसे पैसे लेगा, राम से कंपनी, राम से बिजनेस ने लोन लिया है। तो अगर राम से बिजनेस ने लोन लिया है तो राम कल को आके पैसे मांगेगा, राम पैसे लेने वाला है, तो जो लेने वाला है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, मतलब हमने पे नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैलरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय है, हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है जिसको पैसे देने हैं, सैलरी देनी ही पड़ती है ना एम्प्लॉय को। तो फॉर एग्जांपल कि उसको सैलरी देनी है, लेकिन इस साल हम उसको सैलरी नहीं दे पाए, हम उसको सैलरी आने वाले साल में देंगे, हम उसको सैलरी आने वाले साल में देंगे। तो उसको सैलरी देना कंपनी के सर पे एक क्या है? बिजनेस के सर पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो हमारे अगर
बिजनेस के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको पैसे देने हैं, वो अनपेड है, वो जो उसको पैसे जो उसको सैलरी देनी हो पे नहीं की गई है वो अनपेड है, वो आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा। मतलब अगर उसको सैलरी देनी है तो वो एक्सपेंस है ना। अगर बिजनेस के द्वारा अगर हमारे एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो वो एक्सपेंस में आएगा, और अभी दी नहीं गई है, अनपेड है, उसने अपनी सर्विसेज दे दी हैं हमारे बिजनेस के लिए। जो काम करता है हमारे बिजनेस में, एम्प्लॉय है तो काम करेगा, जो काम करता है वो सर्विसेज उसने दे दी हैं, लेकिन अभी उसको सैलरी पे नहीं की गई है। वो सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, पे की जाएगी। बैलेंस शीट डेट पे हमने देखा कि ये अनपेड है, तो वो जो अनपेड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो भी हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आगे है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम क्या है? एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा फ्रेंड दुबई में रहता है। ठीक है, मेरा फ़ोन का बिजनेस है, मेरा फ्रेंड रहता है दुबई में। ठीक है, आज है 31 मार्च, तो 31 मार्च को उसकी सैलरी मिली है, मेरे फ्रेंड की सैलरी मिली है, उसने मेरे को 50,000 रुपये भेज दिए कि ये ले 50,000 रुपीज़। मैं जब मैं दुबई से आऊँगा इंडिया में तो मैं तेरे से एक आईफोन लूँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन का बिजनेस है। आईफोन 13 मेरे से लेने के लिए उसने मुझे 50,000 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ मेरे पास आ गए हैं, वो इनकम है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं दिया गया है, वो फ़ोन मैंने दिया नहीं है। तो जो इनकम है, कौन सा इनकम है? प्री रिसीव्ड इनकम है। बेनिफिट इज नॉट गिवन बट इनकम इज रिसीव्ड, दैट इज आवर लायबिलिटी ऑल्सो। मतलब वो भी हमारे लायबिलिटी में ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि उसको मैंने क्या नहीं दिया है? फोन नहीं दिया है, उसने पैसे दे दिए हैं। मतलब बिजनेस के सर पे जिम्मेदारी है क्या करने का? फोन देने का, गुड्स डिलीवर करने का, सर्विस देने का। तो ये जो चीजें आएंगी ये किस में आएंगी? प्री रिसीव्ड इनकम में आएंगी। तो प्री रिसीव्ड इनकम भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस के सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आगे लोन्स टेकन, मैंने आपको बताया था कल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मॉडर्न इक्विटी अप्रोच, तो उसमें बताया था कि लायबिलिटी में लोन आता है। तो अगर लोन लिया गया है कंपनी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा अगर लोन लिया गया है तो वो भी किस में आएगा? लायबिलिटी में आएगा। लोन भी दो टाइप के आते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मैंने बताया था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है। लोन भी दो टाइप के आते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लोन अगर लिया गया है तो बिजनेस के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो लोन्स टेकन इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, मेरे पास है क्या है? करंट अकाउंट है, मैं बिजनेस अच्छा कर रहा हूँ। तो बैंक रोज देख रही है कि इसके बिजनेस में कितने रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, कितना रुपए आ रहा है, कितना रुपए जा रहा है। ठीक है, तो बैंक ने सोचा कि अगर ये बिजनेस कर रहा है, बैंक पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो इसको हम एक सर्विस दे देते हैं कि अगर इसको ज़्यादा पैसा यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर इसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और इसको किसी चीज़ के लिए 20,000 रुपये अगर यूज़ करने हैं, तो मैं इसको सर्विस दे देता हूँ कि आप मेरे बैंक में से आप अपने अकाउंट से 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लो, और जो 20,000 रुपये हैं तो 10,000 तो आपके अकाउंट में थे, 10,000 रुपये का बैंक ने ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड किया। मतलब बैंक ने हमको ऐसी सर्विस दी कि हम बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं। हमारे बैंक में 10,000 रुपये हैं, हमारे बैंक अकाउंट में बस 10,000 रुपये है, लेकिन बैंक ने हमारे ट्रांजैक्शन को देख के, हमारे बिजनेस की कितनी फेम है वो देख के बैंक ने हमको एक सर्विस दे दी ओवरड्राफ्ट की, जिससे हम बैंक का पैसा यूज कर सकते हैं। तो बैंक ने हमसे बोला कि आपको 20,000 रुपये चाहिए, आपके अकाउंट में 10,000 है, तो आपको अगर 20,000 रुपये चाहिए तो 10,000 तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, लेकिन जो 10,000 रुपये और आपको चाहिए, वो जो 10,000 रुपये है वो आपके लिए क्या होंगे? ओवरड्राफ्ट होंगे। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ओडी। ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में लिखते हैं ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इतना क्लियर है लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आते हैं। क्रेडिटर बताया था मैंने, जैसे राम को पैसा देना है, राम पैसे लेने वाला है तो क्रेडिटर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी वाला एग्जांपल दिया था कि सैलरी उसको नहीं दी गई है, सैलरी उसको देनी है, सैलरी अनपेड है जबकि उसने सर्विसेज दे दी हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगी ना सैलरी देनी, सैलरी अगर अनपेड है, सैलरी अगर पे करना है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस होता है। प्री रिसीव्ड इनकम,
फ़ोन वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि फ्रेंड आएगा दुबई से मेरे से फ़ोन लेगा आईफोन वाला, ठीक है। लोन्स टेकन, अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर लोन लिया है तो भी लायबिलिटी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये भी मैंने बता दिया कि अगर 10,000 अकाउंट में है और हमें 20,000 यूज़ करना है फॉर बिजनेस, तो जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप 20,000 यूज़ कर सकते हो, उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, एक्सपेंस क्या है। देखिए, पेमेंट मेड इन करंट ईयर एंड बेनिफिट एग्जॉस्टेड इन करंट ईयर ओनली। जैसे जो ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था, जो अकाउंटिंग पीरियड चल रही है जो जनरली 1 ईयर की होती है, तो अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए हमने पेमेंट किया है, किसी भी चीज़ के लिए हमने पेमेंट किया है, उसका बेनिफिट अगर हम इसी साल में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में, इसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अगर हमें दिख रहा है कि इसी पीरियड में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में हम उसका पूरा बेनिफिट एग्जॉस्ट कर लिए हैं, अगर कोई हमने पेमेंट किया है उससे जो बेनिफिट मिला है वो इसी साल में अकाउंटिंग ईयर के एंड तक हमने उसका पूरा बेनिफिट एग्जॉस्ट कर लिया है, वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। एक्सपेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन और पर्पज। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है कि जैसे क्या है कि आपका फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। मान लीजिए अगर आपका पेन का फैक्ट्री है, ठीक है, पेन की फैक्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल प्लास्टिक चाहिए आपको, पेन बनाने, पेन प्लास्टिक की होती है ना, तो पेन बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, कुछ मेटल्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेटल्स आएंगे ये किसी पैसे से आएंगे ना, पैसे खर्च करके आएंगे ना, कुछ एक्सपेंस करने के बाद आएंगे ना, तो वो जो एक्सपेंस करेंगे प्रोडक्शन के लिए, पेन के प्रोडक्शन के लिए जो एक्सपेंस करेंगे वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। परचेज भी दिया है कि परचेज के लिए भी अगर आप एक्सपेंस करते हो वो भी डायरेक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस है होलसेल का, तो होलसेल का अगर बिजनेस है तो आप स्टॉक में कहीं से सामान उठाते होंगे, कहीं से परचेज करके लाके रिटेलर्स को बेच देते होंगे, ठीक है। आप स्टॉक में बहुत सारा सामान खरीद के लाके रिटेलर्स को देते होंगे, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का खरीदा, आप बेच दिए 12 रुपए का, ठीक है। तो आपने बिजनेस किया ना, परचेज किया 10 में, सेल किया 12 में। तो जो परचेज किया आपने 10 में, जो परचेज किया है, जो आपने बिजनेस के लिए परचेज किया है, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। कैरियज, ये कैरियज क्या है, कैरियज का मतलब होता है जनरली समझिए भाड़ा। किस चीज का भाड़ा, जैसे देखिए मान लीजिए कि पेन आपने बना लिया, पेन रॉ मटेरियल मंगाया, पेन बना लिया आपने, पेन बनाने के बाद फैक्ट्री से बाहर पेन भेजना पड़ेगा ना, पेन फैक्ट्री से बाहर सेल करने के लिए भेजना पड़ेगा ना। तो जब बाहर आप भेजेंगे पेन को, तो उसके लिए जो भाड़ा लगेगा, वो बाहर भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियज। जो बाहर फैक्ट्री से बाहर भेजने के लिए, प्रोडक्शन हो गया है, फैक्ट्री से सेल करने के लिए हम इसको अगर बाहर भेजेंगे तो जो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे कैरियज, ठीक है। वेजेस क्या है, हमारे फैक्ट्री में कई सारे लेबर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको जो हम पैसे देंगे, लेबर अगर काम करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उनको जो हम पैसे देंगे वो किस बेसिस पे देंगे, आवरली बेसिस पे देंगे, ठीक है, या फिर डेली बेसिस पे देंगे। तो जो आवरली या डेली बेसिस पे जो हम उसको पैसे दे रहे हैं उसी को हम बोलते हैं वेजेस, ठीक है। ये जनरली लेबर लोग को ही दी जाती है, क्योंकि लेबर ही आवरली बेसिस या फिर डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। मैंने लेबर एज एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फिर आगे है फ्रेट। फ्रेट क्या है, जैसे रॉ मटेरियल मैंने बताया था, प्लास्टिक आप लाते हैं, प्लास्टिक आप मंगाते हैं, या फिर आप मेटल मंगाते हैं, या फिर इंक मंगाते हैं पेन बनाने के लिए, तो मंगाने के लिए भी आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप मंगाएंगे फैक्ट्री में बाहर से मंगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा मंगाएंगे हाथ में लेके आए और बना लिए, बहुत सारा मंगाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने के लिए लगती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। इतना क्लियर है कि फ्रेट क्या होता है और कैरियज क्या होता है। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, देखिए एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कोई भी ऐसी एक्सपेंस
जो पूरे बिजनेस को व्यवस्थित करने के लिए, ऐसी कोई भी एक्सपेंस आप करते हैं जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिजनेस को व्यवस्थित करने के लिए, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एक्सपेंस ऐसी यूज होती है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बिजनेस के किसके लिए? बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन भी होता है, तो वो अलग लेवल का है, लेकिन ये है व्यवस्था, यहाँ पर है व्यवस्था से मतलब। ठीक है, तो एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सैलरी। अगर हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो हमारे एक्सपेंस है। जिस जगह पे हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, वो किसी का है। सपोज वो बिल्डिंग किसका है? लैंडलॉर्ड का है, तो उसको हम लोग रेंट देना पड़ेगा, हम लोग को उसको रेंट देना पड़ेगा। तो जो रेंट के लिए हम पैसे खर्च करेंगे, जो रेंट के लिए हम लोग एक्सपेंस करेंगे, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, स्टेशनरी, पेन मंगाया, पेपर मंगाया, नोटबुक मंगाया, ऐसी कोई भी चीजें मंगाई, वो भी क्या आएगी? एक्सपेंस ही है, व्यवस्था के लिए, बिजनेस को व्यवस्थित करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। फाइनेंशियल एक्सपेंस, सपोज बैंक के कोई भी चार्जेस हैं, सपोज क्या है कि आप क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक इसका। डेबिट कार्ड, सपोज बिजनेस का एक अकाउंट है, तो बिजनेस के नाम पे सपोज कर लेते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड है बिजनेस के ही नाम पे। ठीक है, बिजनेस का ही क्रेडिट है जो बैंक से, सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट, छोड़ दीजिए उसको, बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक प्रोवाइड करती है, किसको? बिजनेस को जो बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विस जो ओवरड्राफ्ट देती है। जैसे मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि 10,000 रुपए है, आप 20,000 भी यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट में से। कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि बैंक हमको फैसिलिटी देती है कि आप लोग 10,000 एक्स्ट्रा यूज कर लो। ठीक है, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी वो फ्री में तो देगी नहीं, कुछ उसके लिए चार्ज लगाएगी ना। तो जो चार्जेस लगाएगी, जो बैंक के जो चार्जेस होंगे, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल बैंक से हमने लोन लिया है, बिजनेस के लिए बैंक से हमने लोन लिया है, और अगर लोन लिया है बैंक से तो उस पर लोन फ्री में तो देगा नहीं, वो जो पैसे हमें देगा उस पर वो भी पैसे पे भी रेंट लेगा। तो जो पैसे पे रेंट लेते हैं बैंक वाले, उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट क्या है, इतना क्लियर है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? जनरली कैरिज आउटवर्ड, मतलब ये पेन बना लिया, अब इसको फैक्ट्री से बाहर भेजना है, इस पेन को फैक्ट्री से बाहर भेजना है सेल के लिए। ठीक है, तो जो भाड़ा लगेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, उसको कैरिज आउटवर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब मैं फैक्ट्री यूज कर रहा हूँ, फैक्ट्री रन कर रहा हूँ, गलती से यूज बोल दिया मैंने। फैक्ट्री अगर मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो फैक्ट्री में जो बिजनेस है हमारा, बस फैक्ट्री तो यूज नहीं करेंगे, फैक्ट्री तो रन नहीं करेंगे, उसके फैक्ट्री को रन करने के लिए, फैक्ट्री रन अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मोटिव होगा ना, बिजनेस करना होगा ना किसी भी चीज का। जैसे अगर फैक्ट्री अगर हम रन भी कर रहे हैं तो फैक्ट्री रन करना है जनरली बिजनेस ही है ना, कि इसका पूरा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो जनरली बिजनेस ही है। तो क्या है कि अगर किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारा फैक्ट्री है, अगर किसी को पता ही नहीं चला कि मेरा पेन का फैक्ट्री है, तो कोई कैसे आके हमसे सामान खरीदेगा? पॉइंट है ना, कि अगर मेरा पेन का फैक्ट्री है, अगर किसी को पता ही नहीं है कि इसका कोई पेन का फैक्ट्री है, तो कैसे कोई आके सामान लेगा, या फिर कैसे कोई आके पेन लेगा, या फिर कैसे कोई बल्क में पेन उठाएगा? नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमको खर्चा करना पड़ता है, उसको सबको बताने के लिए कि हमारा फैक्ट्री है। हमको हर जगह बैनर लगाना पड़ता है, कई जगह देने पड़ते हैं किसी को, मतलब वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, किसी लोग को हायर करते हैं कि ये लो हमारे कंपनी के बारे में ऐड करो। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन को हमने क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये पेन है, इसका आप ऐड करो, कि हमारे पास हमारी एक फैक्ट्री है जिसका हम यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? हम फैक्ट्री है जिसको हम रन करते हैं पेन बनाने के लिए। हम फैक्ट्री रन करते हैं क्या करने के लिए? पेन बनाने के लिए हम फैक्ट्री रन करते हैं। तो जो पेन बनाने के लिए हम फैक्ट्री रन करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अमिताभ बच्चन को दी कि लो सबको बताओ। तो अमिताभ बच्चन फ्री में तो ऐड करेगा नहीं, उसके लिए वो पैसा लेगा, तो उसके लिए जो खर्चा करेंगे ऐड के लिए, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आएगा। ठीक है, ये कमीशन क्या है?
देखिए, मान लीजिए कि हमने किसी को ऐसा हायर किया कि मेरा ये लो पेन है 10,000 यूनिट है, ये लो बिकवा दो। तो उसने बोला कि 10,000 यूनिट है, अगर मैं इसको सपोज अगर 10,000 यूनिट है, अगर मैं इसको 10,000 में बिकवाता हूँ, तो अगर 10,000 से बिकवा रहा हूँ तो 9,000 ही मैं आपको दूंगा, 1,000 मैं एज अ कमीशन रख लूँगा। तो वो जो उसको बिकवाने के लिए जो 1,000 रुपये वो ले रहा है वो पेन बिकवाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं कमीशन। तो इतना क्लियर है कि फाइनेंशियल एक्सपेंस पे बैंक चार्ज और इंटरेस्ट क्या है, सेलिंग एक्सपेंस पे कैरिज आउटवर्ड या फिर ऐड या फिर कमीशन क्या है। तो इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। इनकम, इनकम क्या होता है? सपोज आपने कोई चीज बेची है, कोई भी चीज, जैसे पेन ही है या फिर पेन का ही बिजनेस में बार बार ले रहा हूँ, पेन ही है, अगर इसको हम बेच रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में ही अगर पेन हम बेच रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री से बाहर निकाल के ये पेन बेच रहे हैं, जनरली किसी शॉप पे हम ये पेन बेच रहे हैं। तो अगर ये पेन बेच रहे हैं तो फ्री में तो बेचेंगे नहीं, कुछ अमाउंट लेंगे उससे, पेन उसको देने के लिए कुछ अमाउंट लेंगे। तो जो उससे अमाउंट लेंगे, मनी लेंगे, जो उससे पैसे लेंगे, वो क्या हो जाएगी? हमारे लिए इनकम हो जाएगी। लेकिन उसने क्या बोला, जो बिजनेस है, जिसका सामने वाले का बिजनेस, जिसको हम बेच रहे हैं, फैक्ट्री में से सामान ले आके बेच रहे हैं, उसने क्या बोला कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये पैसे की जगह पे कुछ और दे रहा हूँ, कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे दी कि ये लो, ये पैसे तो नहीं है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लो। तो जो प्रॉपर्टी आ रही है उस पेन के वैल्यू के रूप में, मतलब जो पेन की वैल्यू है उसके बदले में जो प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या होगी? वो हमारे लिए इनकम ही होगी, ठीक है। अदर ट्रांसफर लिखा है, अदर ट्रांसफर क्या है? मतलब ना मनी ना प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू वो 10,000, जैसे 10,000 यूनिट के पेन के बराबर है, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसकी ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू 10,000 यूनिट पेन के बराबर है और वो हम उसको रिसीव कर रहे हैं, किसके बदले में? पेन देने के बदले में। अगर हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम होगी। तो जो इनकम होता है, जैसे अगर ये पेन दे रहे हैं और सामने वाले ने बोला कि पेन दे दो, मेरे को 10,000 यूनिट दे दो, लेकिन इसका पैसा मैं आपको इस डेट को दूंगा। कौन से डेट को दूंगा? कोई डेट बता दिया, जैसे बोल दिया कि 1 तारीख को इसका पैसा दूंगा, 1 फरवरी को दूंगा मैं। 1 जनवरी को मैंने पेन दिया, उसने बोला कि मैं 1 फरवरी को पैसा दूंगा। तो जो पैसा देगा वो मुझे एक पीरियड सेट करके दे रहा है कि ये लो, ये पेन तो आप मुझे दे दो, पेन तो मैं ले लूंगा, लेकिन जो इसका पैसा दूंगा मैं, वो एक पीरियड सेट कर रहा है कि इस डेट को ही दूंगा। तो ये जो पेन का पैसा आएगा वो एक सेट पीरियड पे ही आएगा, ठीक है, सेट पीरियड ऑफ टाइम पे आएगा। तो देखिए, इनकम का डेफिनेशन बेसिकली मैंने पूरा बता दिया। कहने का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, वो मतलब मनी का अमाउंट या फिर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर ऐसे कोई भी ट्रांसफर जिसकी वैल्यू, ऐसा कोई भी ट्रांसफर, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू वो पेन के वैल्यू के या फिर उस चीज के वैल्यू के, जो चीज आप बेच रहे हैं या फिर जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसके बराबर है। और वो जो दे रहा है, मतलब उसके बदले में, पेन के बदले में या फिर सर्विस के बदले में जो वो दे रहा है, बदले में जो चीज दे रहा है, वो हमारे लिए इनकम होगी। लेकिन इनकम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो अगर सामने वाला अगर ऐसा बोलता है कि जो मैं पेन दूंगा जो मैं पैसे दूंगा या फिर जो भी चीजें दूंगा, एक इस पीरियड पे ही दूंगा, एक पीरियड सेट करके दे रहा है, टाइम का एक पीरियड सेट करके दे रहा है, तो ये सारी चीजें आएंगी किसमें? इनकम में आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने लोन दिया है किसी को, बिजनेस ने किसी को लोन दिया है, तो ऐसे फ्री में तो देंगे नहीं, उस पर कुछ इंटरेस्ट लेंगे, तो जो इंटरेस्ट लेंगे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी, ये पेन बेच के मैंने पैसे कमाए, पेन बेच के बिजनेस किस चीज का है? पेन बेचने का है। फैक्ट्री किस चीज की है? पेन बनाने की है। तो अगर पेन बेचेंगे तो कुछ पैसे आएंगे ना, तो जो पैसे हमने कमाए वो बिजनेस एक्टिविटी में आएगी, ये अभी हमारे लिए इनकम है। गिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, सपोज कर लेते हैं कि बिजनेस है, और बिजनेस का इस्टेब्लिश डेट कोई आ गया, इस्टेब्लिश डेट आया कि इस डेट को इस्टेब्लिश हुआ था बिजनेस, इसके लिए लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग ऐसे वैल्यूएबल गिफ्ट लाके दे देते हैं। तो जो अनएक्सपेक्टेड सोर्स से जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे गिफ्ट, वो भी आएगा इनकम में ही, ठीक है। अलाउंस या फिर पॉकेट मनी,
बिजनेस नहीं, अब ये पर्सनल पे आ जाता है। पर्सनल मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसे ही पापा खुश होके देते हैं कि ये लो पॉकेट मनी, आप यूज़ करो, ये लो पैसे आप यूज़ करो, पॉकेट मनी देते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ करना तो पड़ता नहीं है। इन रिटर्न यू डोंट नीड टू डू अ जॉब, उसके बदले में जो पॉकेट मनी या फिर जो अलाउंसेस है उसके बदले में आपको कोई जॉब नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको वो भी किस में आता है? इनकम में आता है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, ये जस्ट ऐसे ही कैजुअली आ जाता है, जैसे पापा ने पॉकेट मनी दिया या फिर ऐसे कोई किसी ने अलाउंस दे दिया, कोई अलाउंस दे दिया। जैसे जॉब ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो ट्रेवल अलाउंस मिला अपने को। तो बेसिकली जो अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के लिए सैलरी ही मिलती है, लेकिन हमको फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट जॉब की, जो है ट्रेवल अलाउंस। तो जो ट्रेवल अलाउंस है उसके लिए हमको काम नहीं करना पड़ता है, हमको काम करना पड़ता है बस सैलरी के लिए, काम के बदले में बस हमको सैलरी ही मिलती है। लेकिन जो ये ट्रेवल अलाउंस है, जो ये ट्रेवल अलाउंस है वो जो होती है वो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, चलो इसको मैं फैसिलिटी दे देता हूँ। तो ये आएगा, जो अलाउंस आएगा या फिर पॉकेट मनी आएगा, ये भी इनकम में ही आएगा, इसके लिए हमें जॉब नहीं करनी पड़ती। वेजेस, मैंने बताया था वेजेस क्या होता है कि आवरली बेसिस पे, अगर हम कहीं पे आवरली बेसिस पे एज अ लेबर काम करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पे काम करेंगे फ्री में तो काम करेंगे नहीं, कुछ पैसे मिलेंगे आवरली बेसिस या डेली बेसिस पे, उसको हम कहते हैं वेजेस, ये भी इनकम ही है, ठीक है। सैलरीज, सपोज करते हैं कि आप कहीं किसी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हो किसी बड़ी कंपनी में, ठीक है। तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर रहे हो, अकाउंटेंट हो अगर आप उस कंपनी में, तो अगर वहाँ पर ऐसा फ्री में तो आप काम करोगे नहीं, फ्री में तो अकाउंटिंग करोगे नहीं, कुछ सैलरी लोगे। तो जो सैलरी लोगे ना, या तो वीकली होगा, वो डिपेंड करता है कंपनी पे, या फिर फोर्टनाइटली होगा। फोर्टनाइटली क्या है? 15 डेज पे, मतलब 2 हफ्तों पे अगर सैलरी मिल रही है, या फिर मंथली बेसिस पे मिल रही है, या फिर एनुअली बेसिस पे मिल रही है। जनरली मंथली बेसिस पे ही मिलता है। तो जो इतने दिनों पे, जैसे वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली या एनुअल बेसिस पे जो पैसे मिलते हैं इन रिटर्न ऑफ जॉब, जॉब करने के रिटर्न में जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी पैसे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैलरी। क्लियर है? ये भी इनकम ही है। कमीशन, जैसे आपको किसी ने एक टास्क दिया कि ये लो इतने सारे पेन है, इसको बेच के दिखाओ 1 साल के अंदर। तो आपने क्या बोला कि 1 साल के अंदर मैं बेच दूंगा, लेकिन कितने का बेचना है? उन्होंने बताया कि इसको बेचना है 10,000 का, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है मैं इसको 10,000 में बेच दूंगा, लेकिन मैं आपको पैसे दूंगा 9,000। आप उसको पैसे दोगे 9,000 रुपये और आपके पास 1,000 रुपये रख लोगे। तो जो 1,000 आपने रखा ना, जो 1,000 आपने अपने पास रख लिया, वो होगा कमीशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का ओनर है, किसी कंपनी का ओनर है, उसने बोला कि मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मेरे पास 100 पीसेस लैपटॉप है, वो आपको बेचना है, ठीक है। तो आप 100 पीसेस लैपटॉप बेचने जाते हो, ठीक है। तो जब आप 100 पीसेस लैपटॉप बेचने जा रहे हो, तो वो ओनर ने बोला कि 100 पीसेस में से आप 99 का पैसा मुझे दे देना और एक लैपटॉप का जो पैसा होगा वो अपने पास रख लेना। तो सपोज कर लेते हैं कि एक लैपटॉप 10,000 का है, तो 100 पीसेस ऑफ लैपटॉप कितने के आएंगे? जितने के भी आते हैं, लेकिन बस एक लैपटॉप जो होगा, जो एक लैपटॉप का प्राइस होगा 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपीज हो जाएंगे। जो 10,000 रुपीज आ जाएंगे एक लैपटॉप की वैल्यू, वो आपका एज कमीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि कमीशन क्या होता है। कंप्लीटिंग अ टास्क, अगर कोई टास्क कंप्लीट करते हैं और उस पर जो अपने को रिवॉर्ड मिलता है या फिर उस पर जो अपने को मनी मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो हो जाएगा कमीशन। तो इतना क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ अकाउंट्स, जैसे अकाउंट्स कैसे रन करता, कैसे होता है, अकाउंट्स होता कैसे, इसका फ्लो कैसा है। देखिए, अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करना होता है, आगे देखते हैं। जैसे वो जो ट्रांजैक्शन है वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, उसको हम पहचानते हैं, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपेयर बैलेंस शीट, ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं,
आइडेंटिफाई करते हैं पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, ठीक है। फिर उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारी कंपनी ग्रो की है कि हमारी कंपनी लॉस में गई है, हमको प्रॉफिट हुआ है कि हमको लॉस हुआ है, ठीक है। तो जो ये अकाउंटिंग हम लोग तो यही हो जाता है फ्लो ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो जो हम अकाउंटिंग ये लोग करते हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी जनरल नहीं, जो भी हम लोग अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है। उसको स्टार्ट सबसे पहले सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग करने का, जहाँ से अकाउंटिंग करना स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है जर्नल। जर्नल क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जर्नल जो है JOUR को ऐसे लर्न करें, JOURS डेली, डेली बेसिस पे, JOURS डेली, और NALS रिकॉर्ड्स, मतलब डेली बेसिस पे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसी चीज को आप क्या कहोगे, जर्नल कहोगे। ये वेरी फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग करने का, वेरी फर्स्ट टॉपिक है जर्नल, ठीक है। जर्नल होता क्या है, अ बुक इन विच डेली रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी बुक्स जिस पर डेली रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको जर्नल कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी पेन खरीदा या फिर बेचा, जो भी ट्रांजैक्शन किया, जैसे मान लीजिए कि राम को आपने पेन दिया, आपके पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश आया, एसेट है, बढ़ गया, ठीक है। जो पेन है वो चला गया, पेन भी तो आपका एसेट था, आपके कंपनी में से चला गया, तो जो पेन आपका एसेट था, एसेट डिक्रीज हुआ, वो चला गया, तो पेन को क्रेडिट करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू पेन, पेन चला गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंट्रीज ऐसी नहीं होती हैं, एंट्रीज पहले जर्नल पे होती हैं, फिर कैसे होती है मैं पूरा क्लियर करूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू पेन, ऐसा आप समझ मत लीजिएगा कि ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वो टेंशन मत लीजिए, मैं सारा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जनरल आप समझ गए कि कैसे होता है जनरल, मतलब इट इज ओरिजिनल एंट्री। जैसे मैंने बताया कि कैश अकाउंट डेबिट टू पेन, मतलब कैश क्या हुआ है, गया है, कैश आया है, कैश डेबिट हुआ है, ठीक है। एसेट बढ़ा है, एसेट एज अ कैश एसेट बढ़ा है तो कैश डेबिट हुआ है। पेन गया है तो पेन क्रेडिट हुआ है, पेन चला गया, ठीक है, तो पेन को क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे इसको ही ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, सबसे बेसिक एंट्री यही होती है, ठीक है। जर्नल बनाते कैसे हैं, देखिए जर्नल का फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्रीज, ऐसे ही फॉर्मेट होती है जर्नल की। सबसे पहले डेट, यहाँ पर डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्डिंग हो रहा है, पेन हो गया, पेपर हो गया, जो भी चीज़ है, सैलरी हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, लोन हो गया, जो भी होता है वो ऐसे हम लोग पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर फोलियो, किस पेज पर ये एंट्रीज हैं उसकी पेज का क्रमांक लिखते हैं हम लोग, पेज की नंबरिंग जो होती है वो नंबरिंग यहाँ पर लिखते हैं, रेफरेंस देते हैं कि ये जो एंट्रीज आई है इस पेज से आई है, तो रेफरेंस देना, जो रेफरेंस देते हैं, जो रेफरेंस हम दे रहे होते हैं वो लेजर फोलियो के नीचे यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट है, डेबिट कितना हो रहा है, जैसे कैश दिया कितने का, कैश आया हमारे पास कितने का, 10 रुपए का, 10 रुपए का पेन हमने बेचा, 10 रुपए आया। पेन गया, कितने का पेन गया, 10 रुपए का, तो जो आया उसको डेबिट कर दिया। पेन गया तो टू क्रेडिट किया ना, तो क्रेडिट में हमने 10,000 कर दिया, ठीक है। क्या टू क्रेडिट किया, टू पेन किया, तो पेन कितने का गया, 10 रुपए का गया। देखिए जब हमने पेन बेचा तो 10 रुपए आया, डेबिट हुआ कितना, 10 रुपए डेबिट हो गया। पेन गया, कितने वैल्यू का गया, 10 रुपए का गया, तो पेन गया, तो पेन को मैंने क्रेडिट किया, टू क्रेडिट, और डेबिट क्या किया, कैश को डेबिट किया, 10 रुपए को डेबिट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, नीचे बीइंग क्या लिखा है मैं बताता हूँ, ये होता है नरेशन, ठीक है। ये डेबिट अकाउंट है, यहाँ पर इसको भी एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेबिट एंट्रीज होती हैं, क्या होती हैं, डेबिट एंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये जो टू क्रेडिट अकाउंट है, यहाँ पर होती हैं क्रेडिट एंट्रीज,
ठीक है, तो इतना क्लियर है। देखिए ये जो डेबिट अकाउंट है ये डेबिट एंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पर डीआर लिखा है, मतलब डिबेयर, डीआर कहाँ से आया है, डिबेयर से आया है। तो 10 रुपये का पेन 10 रुपये का कैश आया है, 10 रुपये आए हैं, तो 10 रुपये कैश को हमने डेबिट किया, इसलिए यहाँ पर डेबिट अमाउंट है। ये क्या है, डेबिट डीआर अमाउंट, डेबिट अमाउंट है, ठीक है। पेन कितने क्या गया है, उसको क्रेडिट किया है, 2 पेन किया है, 2 पेन अकाउंट किया है, पेन में से 10 रुपये चले गए, पेन का अकाउंट में से पेन जो है वो 10 रुपये का पेन चला गया है, तो उसको क्रेडिट किया है, क्रेडिट अमाउंट में, क्रेडिट CR अमाउंट में 10 रुपये रिकॉर्ड किया है। ये बीइंग में क्या लिखेंगे, जैसे बीइंग पेन सोल्ड ऑन कैश, इसको नरेशन कहते हैं। बीइंग पेन सोल्ड ऑन कैश, मतलब कैश बेसिस पे हमने पेन बेच दिया है, उसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जर्नल ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। वेरी फर्स्ट एंट्रीज कहाँ से स्टार्ट होती है, जर्नल से स्टार्ट होती है। तो ये क्लियर है। फ्लो ऑफ अकाउंट कैसे होता है, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, फिर बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनाते हैं, फिर जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करते हैं कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जर्नल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जर्नल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जर का मतलब होता है डेली, नल का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो डेली रिकॉर्ड्स, तो बुक इन विच डेली रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी बुक जिस पर डेली रिकॉर्ड रखे जाते हैं, डेली रिकॉर्ड जिस बुक में रखे जाते हैं उसको जर्नल कहा जाता है। ये ओरिजिनल एंट्री होती है, ठीक है। डेबिट एंट्रीज कहाँ होती हैं, क्रेडिट एंट्रीज कहाँ होती हैं, ये नीचे बीइंग वाला नरेशन होता है। ये लेजर फोलियो में क्या यूज होता है, ये मैंने बताया था। लेजर फोलियो में रेफरेंस नंबर होता है, रेफरेंस नंबर हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जहाँ से वो एंट्रीज आई है उसका रेफरेंस रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस का पेज नंबर रखते हैं, ठीक है। ये डेबिट अमाउंट यहाँ पर रखते हैं, क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर रखते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा चलता है। देखिए जर्नल को प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, इन्वॉल्व। इसको आप पहचानिए, ये कह रहा है आप इस चीज़ को पहचानिए कि उसमें एसेट है, इनकम है, एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है। मतलब जर्नल देख के, जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि हमारे लिए जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है कि लायबिलिटी है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, वेदर एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये देखेंगे कि एसेट, एक्सपेंस, इनकम या लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। आगे क्या है, अप्लाई इक्विटी कॉन्सेप्ट। इक्विटी कॉन्सेप्ट आपको बताया, मॉडर्न इक्विटी कॉन्सेप्ट। इक्विटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एम्प्लाइज एसेट प्लस एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे, एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इनकम और लायबिलिटी में इसका क्या प्रोसेस है, इनकम प्लस लायबिलिटी में इसका क्या प्रोसेस है। इनकम और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। इनकम या लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, हम इसे पहचान लेंगे कि इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर इनकम या लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। फिर उसको जो ट्रांजेक्शन है उसको जनरल में हम लोग पुट कर देंगे। बस इतना ही है जनरल, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जर्नल तो मैंने बता दिया, अब कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। ओनर बॉट स्टॉक RS 10,000 रुपीज, मतलब ओनर ने 10,000 रुपए का स्टॉक लाया बिजनेस में। डेटर लाया 8,000 रुपए का, डेटर ऐसे लोग को लाया जिससे पैसा लेना है, 8,000 रुपए का ऐसे लोग को लेके आया। क्रेडिटर लाया 5,000 रुपए का, ऐसे लोगों को भी लाया जिनको पैसे देने हैं, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा। कितने का, 5,000 रुपए का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक लाया कितने का, 10,000 रुपए का। तो स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक एसेट होता है, स्टॉक ऐसी चीज होती है जिससे हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में आया है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ गया तो उसको स्टॉक को डेबिट करते हैं। तो देखिए स्टॉक को हमने डेबिट किया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। तो स्टॉक में एसेट अगर बढ़ा है, स्टॉक अगर बढ़ा है तो एसेट भी बढ़ा है,
तो उसको डेबिट किया है कितने का, 10,000 रुपये का, ठीक है। डेटर क्या है, जिससे हमको पैसे लेने हैं, ओनर को पैसे लेने हैं, मतलब वो बिजनेस में लाया है तो बिजनेस को दे रहा है कि ये लोग डेटर में है, ठीक है। तो डेटर ऐसे लोग हैं जो पैसे देंगे, तो डेटर बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो डेटर्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, कितने का, 8,000 रुपये का, ठीक है। मतलब स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया, डेटर अकाउंट को डेबिट किया, कितना हो गया, 10,000 प्लस 8,000 कितना होता है, 10,000 प्लस 8,000 कितना होता है, चलिए 18,000 होता है, ठीक है। 10,000 प्लस 8,000 हो गया 18,000, ठीक है। तो 18,000 का कैपिटल लेके आया, कौन लाया, ओनर लेके आया, ओनर में 18,000 का कैपिटल लेके आया, लेकिन उसने एक लायबिलिटी भी लेके आई, अपनी लायबिलिटी, ओनर की लायबिलिटी वो लेके आया, क्या लाया, क्रेडिटर लाया, क्रेडिटर लाया कितने का, 5,000 रुपये का। तो जो क्रेडिटर लाया है वो लायबिलिटी होती है ना, मैंने बताया ना कि उसको पैसा देना है। अगर डेटर लाए कि ये लो मेरे डेटर, इनसे तुम कितने रुपए ले लोगे डेटर से, आप 8,000 रुपये डेटर से ले लेना, लेकिन उन्होंने क्रेडिटर भी दिया है कि ये लो मेरे क्रेडिटर हैं, ये क्रेडिटर, इनको कुछ पैसे देना है, बिजनेस में से दे देना, ओनर ऐसा बोलता है। तो बिजनेस में से अगर क्रेडिटर, वो आप क्रेडिटर को हम अपना क्रेडिटर इंक्लूड करेंगे, तो क्रेडिटर जो होता है, क्रेडिटर जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो अगर लायबिलिटी हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर बढ़ रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्रेडिट टू क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट को हमने लायबिलिटी कर दिया कितने से, क्रेडिट अकाउंट को, क्रेडिटर को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया है कितने से, 5,000 रुपये से, ठीक है। तो एक बात बताइए कि ये स्टॉक और डेटर कितने का हुआ था, 18,000 का हुआ था। क्रेडिटर जो था, क्रेडिटर तो जो था वो उसका क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, किसका, ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो वो हमको ला के दिया। तो क्रेडिटर को हमने जो लाया था 10,000 प्लस 8,000 लेके आया था, 10,000 एज स्टॉक, 8,000 एज क्या, डेटर। तो 10,000 और 8,000 लेके आया था, लेकिन वो 5,000 का क्रेडिटर भी लाया था। तो जो 5,000 का वो क्रेडिटर लाया था वो 5,000 हमको माइनस करना पड़ेगा कैपिटल में से। जो कैपिटल टोटल वो 18,000 का लाया है, उसमें 5,000 का क्रेडिटर भी लेके आया है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है। मतलब अगर वो लायबिलिटी अपने 5,000 का लेके आ रहा है तो क्रेडिटर क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। तो 18,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 8 में से 5 जाता है 3, 1, 13,000 हो गया। तो जो 13,000 का, ये 13,000 क्या है, जो 13,000 बच रहा है, जैसे 10,000 प्लस 8,000, 10,000 का स्टॉक, 8,000 का डेटर, लेकिन ये जो 5,000 का क्रेडिटर है उसको इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस किया तो 13,000 आया। तो ये 13,000 बचा है, जो 13,000 बचा है, जो 13,000 है, ये क्या है, ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। वो कैपिटल लेके आया है कितने का, 13,000 का लाया, तो एक्चुअली वो कितने का है, टोटल 18,000 का, लेकिन 5,000 का लायबिलिटी भी लाया है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हमने उसको माइनस किया 18,000 में से जब 5,000 हमने माइनस किया तो 13,000 बचा। तो बेसिकली 13,000 जो है उसने 13,000 का कैपिटल लाया है। तो कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल बढ़ रहा है, बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने किया है टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए 13,000 को हमने क्रेडिट कर दिया है। मैंने आपको बताया था एवरी डेबिट हैज एन इट्स इक्वल अमाउंट इन क्रेडिट, मतलब 10,000 प्लस 8,000 कितना होता है, 18,000 होता है ना। और सेम एज देखिए कि ये डेबिट हुआ है अगर 18,000 का, तो 13,000 प्लस 5,000 ये दोनों को भी ऐड करते हैं तो ये भी 18,000 हो रहा है, और 10,000 प्लस 8,000 ये भी 18,000 हो रहा है। तो जितने का डेबिट होता है उतना ही का क्रेडिट भी करना होता है। तो इतना क्लियर है कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, और जर्नल कैसे बनाते हैं, इतना क्लियर है। मैंने कल भी कुछ एग्जांपल समझाए थे, उस एग्जांपल को इससे रिलेट करेंगे तो एकदम प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। कल इन द सेंस पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे, उसको इससे अगर रिलेट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज करके हम लोग धीरे धीरे लेक्चर पे कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही।